पंकज जी पहली बार आपको इंटरव्यू कर रहे हैं एज अ प्रोड्यूसर, जी। तो लग रहा है थोड़ा कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता हूँ और ना ज़्यादा हतोत्साहित होता हूँ। हाँ। बट यस, जिम्मेदारी नई है, तो इसलिए थोड़ा सा प्रोड्यूसर वाला नर्वसनेस महसूस कर पा रहा हूँ। हाँ। ये पहला वेब शो है जो डायरेक्ट यूट्यूब पे आ रहा है। इसके पहले कोई पेड फॉर्मेट में नहीं आया। तो एक किस्म का एक्सपेरिमेंट है। अगर ये सफल हुआ तो बहुत बड़ा एक द्वार खुलेगा, बिल्कुल, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर के लिए, नए लेखकों के लिए। मतलब दो चीज़ें पूछूंगा, एक तो ये कहानी कहाँ से आई और दूसरा ये पूरा अनुभव यहाँ तक आने का कि आई नो कि आप पंकज त्रिपाठी के बाजू में बैठ के इंटरव्यूज दे रही हैं, टू रीच दिस स्टेज टेक्स अ लॉट। तो ये दोनों चीज़ें बताइए। मैंने अपनी ज़िंदगी में अलग अलग समय पे थेरेपी ली है और मुझे बहुत हेल्प की, क्योंकि मैं लेखक हूँ और मेरा काम है कहानियाँ बनाना। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अगर मेरी फैमिली यहाँ पे थेरेपी ले तो कैसा होगा। तो उस व्हाट इफ सिचुएशन से ये पूरी कहानी आई है। ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है कि आज मैं अंकल जी के साइड में बैठी हूँ। आपको तो कोई भी OTT प्लेटफॉर्म रेड कार्पेट दे देगा आप लोगों के नाम से, क्यों यूट्यूब पे रिलीज कर रहे हैं? यूट्यूब पे आने के पीछे अजय की योजना है। मैं उनके साथ खड़ा रहा कि हाँ करिए, कि एक तो वो डेमोक्रेसी मिलेगी क्रिएटिविटी की, कि जैसा चाहते हैं वैसा बनाइए, दूसरा कोई क्रिएटिव फोर्स आपको इंटरप्ट नहीं करेगा। दूसरी चीज़ की व्यूवरशिप बहुत बड़ा मिलेगा। पूरी दुनिया को लिया, पूरी दुनिया को लिया हमने। यहाँ क्या पूरी फ्रीडम है जो इन्होंने लिखा है, तो पूरी फ्रीडम के साथ कोई लेखक के ऊपर या डायरेक्टर के ऊपर, सचिन के ऊपर या अजय के ऊपर कोई और तीसरी फोर्स नहीं है जो डिसाइड करे कि नहीं 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 ये स्लो लग रहा है। अपने कास्ट के बारे में बताइए, ये बहुत ही अच्छे एक्टर्स हैं। कोई तो नेहा ऑब्वियसली थेरेपिस्ट है। नेहा की तरह थेरेपिस्ट हो तो वैसे रोगी आधा ठीक हो जाए पहले। मैं भी आपके साथ चलूँगा, मिल के ही ठीक हो जाए कि नहीं सब विलक्षण अभिनेता हैं। गिरिजा अचानक अभी नेशनल क्रश बनी हुई है इंटरनेट पे। पंकज जी, पलक जी, बॉलीवुड हंगामा में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। धन्यवाद। पंकज जी पहली बार आपको इंटरव्यू कर रहे हैं एज अ प्रोड्यूसर, जी। तो लग रहा है थोड़ा कि नहीं, मैं वैसे भी थोड़ा शांत व्यक्ति हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता हूँ और ना ज़्यादा हतोत्साहित होता हूँ। हाँ। बट यस, जिम्मेदारी नई है, और तो इसलिए थोड़ा सा प्रोड्यूसर वाला नर्वसनेस महसूस कर पा रहा हूँ। हाँ। कि जब आएगा प्लेटफॉर्म पे कितने लोग देखेंगे, क्या फीडबैक मिलेगा, ये सब का अनुमान पहले एक्टर में नहीं होता था मुझे। अच्छा। कि कितने देखेंगे, क्या फीडबैक मिलेगा, लेकिन पहली बार बतौर अजय राय ने बनाई है। हाँ। और मैं जुड़ा हूँ क्योंकि अजय से पारिवारिक मित्रता है, और गैंग्स ऑफ वासेपुर के दिनों से अजय प्रोड्यूसर हैं। वासेपुर हो, चिल्लर पार्टी हो, गुड़गांव हो, नील बट्टे सन्नाटा हो, सब अजय ने बनाई थी और बहुत बढ़िया प्रोड्यूसर है। तो वो है एक्साइटमेंट, और सेम टाइम वो एक, क्योंकि ये पहला है। हाँ। ये पहला वेब शो है जो डायरेक्ट यूट्यूब पे आ रहा है। इसके पहले कोई पेड फॉर्मेट में नहीं आया था। हाँ। तो एक किस्म का एक्सपेरिमेंट है। अगर ये सफल हुआ तो बहुत बड़ा एक द्वार खुलेगा, बिल्कुल, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर के लिए, नए लेखकों के लिए। और इसीलिए हम कर रहे हैं। पलक इसकी लेखिका हैं, इनका पहला शो है, तो यही कारण है कि मैं इनको पकड़ के बुलाया कि आप आइए। अच्छा, आमतौर पे महाभारत के किरदारों को लोग जान जाते हैं, पर वेद व्यास को नहीं जानते। बिल्कुल। हाँ। तो ये क्रिएटर हैं, इनके दिमाग की उपज है ये कहानी। तो मैं बोला आज अभिनेता नहीं है, तो आज प्रोड्यूसर और लेखक बैठेंगे, राइट, और बातें करेंगे। तो अगर ये फॉर्मेट सक्सेसफुल होता है तो बहुत सारे यंग टैलेंट के लिए एक मौका मिलेगा कि आप बड़े स्केल का शो भी यूट्यूब पे ला सकते हो। जी। कि ये एक कमरे के अंदर शूट हुई सीरीज नहीं है, ये बहुत बड़े स्केल की सीरीज है। जी जी जी। अच्छा, मतलब दो चीज़ें पूछूंगा, एक तो ये कहानी कहाँ से आई और दूसरा ये पूरा अनुभव यहाँ तक आने का कि आई नो कि आप पंकज त्रिपाठी के बाजू में बैठ के इंटरव्यूज दे रही हैं, टू रीच दिस स्टेज टेक्स अ लॉट। तो ये दोनों चीज़ें बताइए। पहले तो ये कहानी कहाँ से आई। मैंने अपनी ज़िंदगी में अलग अलग समय पे थेरेपी ली है और मुझे बहुत हेल्प की। फिर मैंने ऐसे, क्योंकि मैं लेखक हूँ और मेरा काम है कहानियाँ बनाना, तो मैंने सोचा कि
क्यों ना अगर मेरी फैमिली यहाँ पे थेरेपी ले तो कैसा होगा। तो उस व्हाट इफ सिचुएशन से ये पूरी कहानी आई है। तो मैंने एक लूजली अपने फैमिली पे मैं इसको बेस करके एक थेरेपी रूम के अंदर इसको ऐसे हमने सेट किया है, मेरे और मेरे को राइटर अधिराज शर्मा ने जी। तो वहाँ से कहानी आई है। हाँ, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है कि आज मैं पंकज जी के साइड में बैठी हूँ। मैंने पंकज जी का एक बहुत पहले एक इंटरव्यू देखा था, उसमें एक्टिंग वाला इंटरव्यू था और मैं देख रही थी और उसमें उन्होंने बोला था कि जिस चीज़ में अच्छे हो, एक्टिंग के संदर्भ में बात कर रहे थे वो, कि अगर आप कम्युनिकेशन में अच्छे हो तो कम्युनिकेशन को फिर से ज़्यादा ठीक करके आप क्या करोगे, अपनी बॉडी पे काम करो। तो वो उस दिन वो जो आइडिया है, मैंने कहा यार ये तो बात बहुत पते की है। वो दिन है और आज का दिन है। तो बिल्कुल स्ट्रगल रहा है। मैंने इसको सोचना शुरू किया था कोविड के समय से। अच्छा। तो अब से लेके अब काफ़ी एक बहुत बड़ी जर्नी रही है, बट थैंकफुली आज हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बड़ी बात है, इनक्रेडिबल, व्हाट अ जर्नी। पंकज जी, आपके नाम के साथ, अजय राय के नाम के साथ लोग कहेंगे और ये सोचेंगे, अगर मिसकंसेप्शन है तो आप बताइए, कि आपको तो कोई भी OTT प्लेटफॉर्म रेड कार्पेट दे देगा आप लोगों के नाम से, क्यों यूट्यूब पे रिलीज़ कर रहे हैं? क्योंकि डिजिटल दुनिया होने से एक डेमोक्रेटिक दुनिया तो बनी है। अभी पर कई बार आप किसी प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं ना, तो आपकी क्रिएटिविटी थोड़ी कॉन्स्ट्रेन हो जाती है, उस पर बहुत सारे इन्वॉल्वमेंट और दबाव आ जाते हैं कि अब ये चैनल के क्रिएटिव होंगे, राइटिंग अप्रूव्ड कराना होगा, उसके बाद नहीं ये प्रोडक्शन वैल्यू ठीक नहीं लग रहा है। तो यहाँ क्या पूरी फ्रीडम है कि यहाँ अजय ने जो समझा है, जैसा कॉन्सेप्ट जो इन्होंने लिखा है, तो पूरी फ्रीडम के साथ कोई लेखक के ऊपर या डायरेक्टर के ऊपर, सचिन के ऊपर या अजय के ऊपर कोई और तीसरी फोर्स नहीं है जो डिसाइड करे कि नहीं ये स्लो लग रहा है। मैं ये अक्सर महसूस करता हूँ कि जैसे मैं अभी प्ले प्रोड्यूस किया, कल आखिरी शो था, मेरी पत्नी ने किया, मैं नहीं। तो मुझे बोला डायरेक्टर, दादा आप आइए देखिए, मेरा जूनियर है NSD का फैज। मैं बोला मैं देखूंगा पर राय नहीं दूंगा, तुम्हारा विजन है, तुम बनाए हो, तो मैं कोई आलोचना क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, करो। और तुम खुद ही मैं शो देखा, कुछ फीडबैक नहीं दिया। मुझे पता है कि वो लाइव परफॉर्मेंस है, तो उसमें क्या हर शो में इम्प्रूवमेंट होती है, सुधार होता है, एडिटिंग होती है, तो वो करेंगे जो उनको लगेगा, जो फीडबैक मिलेगा लोगों से। बट यहाँ तो डिजिटल या फिल्मों में है कि एक प्रोडक्ट हो गया, दोबारा वो बदलेगा नहीं, वैसा ही रहेगा। तो यूट्यूब पे आने के पीछे अजय की योजना है। मैं उनके साथ खड़ा रहा कि हाँ करिए, कि एक तो वो डेमोक्रेसी मिलेगी क्रिएटिविटी की जी, कि जैसा चाहते हैं वैसा बनाइए, दूसरा कोई क्रिएटिव फोर्स आपको इंटरप्ट नहीं करेगा जी। दूसरी चीज़ की व्यूवरशिप बहुत बड़ा मिलेगा। हाँ, पूरी दुनिया को लिया हमने, और हमने वो मौका दिया कि आप 2 एपिसोड देखें फ्री में। ओके। और उसके बाद अगर शो हमारा इंगेज करता है तो आप 59 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन लीजिए और 30 दिनों तक आपके घर के जितने भी 5-6 स्क्रीन हैं उस अकाउंट में, सब अकाउंट में देखिए 30 दिनों तक। तो ये रिस्क लेना कि भरोसा है कंटेंट पे, तभी तो कि 2 एपिसोड हम दिखा के आपकी मर्जी, हम दर्शक को ये फ्रीडम दे रहे हैं कि आपकी मर्जी, उसके बाद आपको अगर सब्सक्राइब करना है तो करें। तो कंटेंट पे भरोसा था अजय को, फ्रीडम चाहिए थी, और ये फॉर्मेट एक्सपेरिमेंट ट्राई करना है। अभी तक कोई रिस्क नहीं ले रहा था। अजय ने बोला मैं ये रिस्क लूँगा। तो अब देखते हैं जनता जनार्दन कैसे। हिंदुस्तान में अभी पेड व्यूअरशिप का कॉन्सेप्ट थोड़ा कम है, नया है यूट्यूब पे, लेकिन वेस्ट में बहुत है। हाँ। आप हॉलीवुड में वहाँ कुछ फिल्में सिर्फ यहीं बनती हैं, यहीं रिलीज होती हैं और लोग देखते हैं। तो यहाँ भी तो जो चीज़ें वेस्ट में होती हैं कुछ सालों बाद यहाँ होती हैं। तो सीरीज़ के मामले में पहला प्रयास हम लोग कर रहे हैं, और ये जो भी आउटपुट आएगा वो डिसाइड करेगा आगे का फ्यूचर जी। पहले ज़माने में खाली टीवी होता था, थिएटर होता था, फिर काफ़ी टीवी का भी काफ़ी यंग कूल कंटेंट बनने लगा। उसके बाद OTT आया। अब OTT में भी इतनी कंपटीशन हो गई और इतने सारे रूल्स रेगुलेशंस भी आ गए कि वो भी कई बार OTT वालों से हम बात करते हैं, वो कहते हैं कि हमें ये सब
चेक्स करने पड़ते हैं। एक तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हमारे हैं, रूल्स फॉलो करें, दूसरा कुछ आपत्तिजनक नहीं चला जाए, किसी को सेंटिमेंट्स नहीं हर्ट हो जाए, ये सब फॉलो करें। उनकी लिटरली लीगल टीम भी बैठ के देख रही है, तो उनके अपने अलग प्रॉब्लम्स है। ये एक एकदम नया स्पेस खुल रहा है। यू नो, एज अ क्रिएटर आपको प्रोड्यूसर मज़ा आ रहा है अगर आपको लगता है कि यार ये स्पेस में मैं एंटर करना चाहूँगा, नॉट जस्ट विद दिस, और भी। जी बिल्कुल, इसीलिए हम बोला कि एक एक्सपेरिमेंट हम करके देख रहे हैं। आपने जो बोला लीगल टीम की ना, मुझे याद है मैं एक शूट कर रहा था सीरीज का ही, अचानक क्रिएटिव दौड़ के आए, मत बोलिए मत बोलिए, एक लाइन मैंने कुछ इम्प्रोवाइज़ कर दिया, बताओ एक्टर कर देते। बोले क्यों नहीं SNP से पूछना होगा। मैं बोला SNP कौन है? अब SNP मैं संगीत नाटक एकेडमी, संगीत नाटक क्या, क्योंकि हम लोग संगीत नाटक एकेडमी जानते हैं, तो SNP बोला कौन है SNP? बोला लीगल टीम है। बोला लीगल टीम डायलॉग डिसाइड करेगी कि मैं क्या बोलूँ? नहीं वो तो लगा कि यार कुछ तो हम दर्शकों को ही डिसाइड करने दें। अगर दर्शक को अच्छा नहीं लगेगा वो खुद ही रिजेक्ट कर देंगे। ये क्या वाहियातपना है? तो वो है मुश्किलात। अब एक जैसे मुझे कविता पढ़नी थी और वो 4 लाइनों के लिए नहीं कॉपीराइट लेना पड़ेगा। मैं बोला कविता में क्या कॉपीराइट लेना, 4 लाइन में बोल रहा हूँ। फिर भी मैं बोला आप लोग नहीं सर बिना कॉपीराइट हम नहीं, शूटिंग ही रुक गई। अच्छा। तो मैंने लेखक के घर पे संपर्क किया, उनके सुपुत्र से बात हुई। उन्होंने बोला भैया कोई कॉपीराइट नहीं है, आप एक फ़ोटो भेजो किताब के साथ बाबूजी के, ये हमारे लिए ये हमने 4 लाइनें बोली क्योंकि वो मुफीद बहुत ज़रूरी थी उस सीन के लिए। तो ये फ्रीडम है यहाँ पे कि आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। आपको बहुत सारे क्रिएटिव हेड, कंटेंट हेड, ठिकाना हेड, फलाना हेड के पास नहीं जाना पड़ेगा। अपने हेड में जो आया उसको बनाइए और अपने तरीके से सीधे उस हेड को भेजिए जिसको देखना है। राइट। उनको अच्छा लगेगा, तारीफें मिलेंगी, बुरा लगेगा, आलोचना मिलेंगी और लोग नहीं देखेंगे। बिल्कुल। मतलब आप जब एंटर हो रहे हो, आप काफ़ी फ्रीडम के साथ एंटर हो रहे हो। ये सब ये आपको बैक कर रहे हैं। हो सकता है आगे जाके ये सब फ्रीडम ना हो, कभी आप किसी और प्लेटफॉर्म के लिए काम करेंगे। हाउ डू यू सी दिस होल एटमॉस्फेयर फॉर अ क्रिएटर लाइक यू? ऑनेस्टली मैं तो बोलूँगी मुझे तो स्पॉइल कर दिया गया है। exactly. मैं तो स्पॉइल्ड हूँ शुरू में। हाँ, शुरुआत में ही स्पॉइल कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि अडेप्ट करना नहीं आता, बिल्कुल अडेप्ट हम सब करते हैं, हम सेम इंडस्ट्री का पार्ट है। बट एक तरीके से जब आपको एक फ्रीडम मिल जाता है, और क्योंकि ना देखिए लेखक प्रोड्यूसर के लिए या लेखक किसी चैनल के लिए नहीं लिखता है, लेखक ऑडियंस के लिए लिखता है। मैंने ऑब्जर्वेशंस अपनी फैमिली से अपने आसपास में देखी, उसको मैंने एक तरीके से वहाँ पे डाल दिया। और अब मैं चाहती हूँ मेरा तो एक सिंपल सी वो है कि और कोई देखे ना देखे, मेरी फैमिली बस देखे, मेरी छोटी सी आशा, और फिर हम बेटर हो जाए तो बस उतनी सी ही होप लेके हम आ रहे हैं। राइट। और इनफैक्ट ये भी प्रयास था ना, मैं पलक को आज ही बात किया, कल मैं बोला कि आज चूँकि अभिनेता नहीं है बाकी लोग, गिरिजा और बाकी अभिनेता, मैं बोला मैं बतौर प्रोड्यूसर अकेले क्यों बैठूंगा, जब अगर हम एक प्लेटफॉर्म का एक नया एवेन्यू खोलना चाह रहे हैं तो इसका पर्पस ये भी है ना कि यंग टैलेंट प्रमोट हो। जी। तो मैंने पलक को रिक्वेस्ट करवाया कि भाई उनको बुलाइए, क्योंकि मैं बैठूँ तो मेरे साथ क्रिएटर बैठे। क्योंकि लोग क्या है, किरदारों को जान जाते हैं, वेद व्यास को नहीं पहचानते हैं। हमारी मीडिया जो पॉपुलर लेखक हैं उनको, जावेद साहब को सब जानते हैं जी, लेकिन भाई हर साल अगर 200 फिल्में आती हैं और 50 कमाल की भी आती होंगी तो 50 अलग लेखक हैं। राइट, बिल्कुल। तो मैं इनको निवेदन किया कि आप आइए बैठिए, ये एक बहाना है एक नए राइटिंग प्रतिभा को भी लाने का। बहुत अच्छी बात। और ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं यहाँ आया तो कोई हमको कुछ भी थाली में परोस के नहीं दिया है। भगवान ने अगर हमें क्षमता दी है कि हम प्रेजेंट कर रहे हैं तो क्यों ना हम एक नया टैलेंट को बुला के लाएं और उनके साथ बात कराएं। बिल्कुल। दुनिया जाने तो सही कि कौन लड़की है जिसने ये लिखा है। अगर पसंद आएगा तो खोजेंगे, मिल जाएंगे, अच्छा इसने लिखा है। हाँ बिल्कुल। पहले ऐसा होता था, हम जब एक्टर्स को इंटरव्यू करते थे, काफ़ी एक्टर्स ने एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने काफ़ी फिल्में कर दी दोस्तों के लिए। आपने भी ये अजय राय के लिए किया है, लेकिन एक क्या पंकज जी लाइन है कि आपके सारे दोस्त आपके पास आ जाएंगे, यार मेरे लिए प्रोड्यूस करो, नाम दे दो, तो वो आप क्या वो लाइन रखने वाले हैं कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे? मुझे हाँ, ये बिल्कुल वाजिब बात है। मुझे जो कंटेंट पसंद आएगा, इसमें मेरा
कोई नफ़ा नुकसान नहीं है, मैंने पैसे नहीं लगाए हैं। अजय दोस्त हैं, मैं वो बोले कि तुम आ जाओ, मैं बोला ना कि जैसे कि मैं अगर पॉपुलर हूँ और मेरे नाम जुड़ने से अगर लोग ध्यान देंगे कि अच्छा अगर पंकज ने बैकअप दिया है, प्रेजेंटर बना है, तो कुछ कंटेंट में बात होगी, तभी बना होगा। तो यही क्राइटेरिया है कि मेरे दूसरे दोस्त भी आए, तो मैं क्योंकि मैं ध्यान दूंगा कि यार कहानी क्या कह रहे हैं, वो कहानी मैं भी कहना चाहता हूँ क्या, ये कहानी मैं जेन्युइनली कहना चाहता हूँ। क्योंकि वेस्ट में थेरेपी का कॉन्सेप्ट पॉपुलर है, पुराना है, बड़ा है। ईस्ट में हमारे समाज में नहीं है। अभी भी कुछ वर्ग दर्शक ऐसे हैं जो बोलते हैं ये सब इंटेलेक्चुअल बातें हैं, ये बकवास की बातें हैं। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने थेरेपी का दूसरा रूप यहाँ ईजाद करके रखा था, उसको अध्यात्म कहते हैं। कि किसी को इष्ट देव मान लो, उसको सब समर्पित कर दो। सरेंडर का भाव हमें बचपन से हमारे मूल्यों में सिखाया गया है, वो भी थेरेपी ही है। लेकिन वो वक्त बदला है और दुनिया आगे बढ़ी है। हम बहुत बच्चे आध्यात्मिक तौर पे, धार्मिक तौर पे अपनी बिलीफ मान्यताओं में उतने नहीं हैं। तो वो सरेंडर का पार्ट हट गया, वो ग्रेटिट्यूड का पार्ट हट गया। आज भी मैं देखता हूँ माँ और सास मेरी खाना खाती हैं, तो वो थाली जब रखेंगी तो पानी ऐसा डालेंगी और ऐसे घुमा के थाली के इर्द गिर्द और पानी नीचे गिरा के और ऐसे करके 1 मिनट तब खाना खाएंगी। वो थेरेपी में उसको ग्रेटिट्यूड के नाम से सिखाया जाता है अलग से। जी। हमारी संस्कृति में वो इनबिल्ट है कि थैंक यू बोलो, तुम्हें इस वक्त का भोजन मिला है, उसका मूल्य समझो। और विज्ञान अब प्रूवन है कि आप ग्रेटिट्यूड दिन में 3 बार प्रैक्टिस करते हैं तो आपके हार्मोनल बैलेंस रहेंगे। हमारे यहाँ तो ये खाने में सिखा दिया गया था। हमारे यहाँ तो सुबह उठ के सूरज को जल ढारो बोला गया था कि नहा के जाओ और सूर्य को जल दो। अब बोलते हैं कि सुबह उठ के सूरज को पहले आंखों में देखिए ताकि आपका सर्केडियन रिदम ठीक हो जाए और सेरोटोनिन का प्रोडक्शन करेक्ट हो जाएगा। वहाँ ये सब नाम नहीं दिया गया था, पर वहाँ रिचुअल्स में थे। लेकिन ये एक 1 वे थेरेपी थी। ये जिनके थेरेपिस्ट 2 वे थेरेपी, आपको बताएंगे भी कि आप क्या गलत कर रहे हैं। आपका थेरेपी, लेकिन नहीं, हमारा जो वो मूल्य था ना, उसमें वो थेरेपी बोल के नहीं था, वो रिचुअल का हिस्सा था। रिचुअल कम्युनिटी में रहते थे, अर्बन लैंडस्केप नहीं था। मैं 25 साल गांव में रहा हूं और लोग मुझसे सवाल करते हैं कि यार कौन सा हौसला था जो हिंदी मीडियम का छात्र गांव में पैदा हुआ, जिसको कोई ये चीज़ें नहीं आती हैं, एक्टर बनने का कैसे सोच लिया और कैसे आ गया मुंबई। क्योंकि हम कम्युनिटी लिविंग में रह रहे थे, हम नेचर के साथ थे, तो हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, द्वंद्व नहीं था कि फेल हो जाऊंगा तो, नहीं चलूंगा तो, ये तो आया ही नहीं। अब लोग पूछते हैं इतने साल संघर्षों में कैसे जिया, तो मुझे लगता है मेरे ख़राब समय थे, मुझे उस समय मुश्किल वक्त था क्या। अब लेटर ऑन मैं समझ रहा हूँ, 25 साल के अर्बन लाइफ जीने के बाद मुझे लगा कि नहीं दोस्त, वो तुम्हारे पहले के 20 साल थे ना, वो तुमको टिकाए रखे। खैर, वो दैट वाज अ लर्निंग, दैट वाज उससे बेस बना आपका। आप ये 2 जनरेशंस है। डू यू थिंक ओल्डर जनरेशन और हमारे सब पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स थेरेपी समझते हैं? देखिए, मेरे तो नहीं समझते हैं, इसीलिए मैंने ये शो बनाया। क्योंकि वो उनको ये समझ में आता कि हाँ, उनके साथ जो अभी फील कर रहे हैं वो कुछ उसमें हल्की सी इरिटेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, वो शायद उस थोड़ा सा एक सेल्फ अवेयरनेस उतना है, बट उसका क्या करें वो कुछ नहीं होता, फिर एक नया सवेरा होता है और वो वैसे ही चलता रहता है। तो उतना मुझे ऐसा लगता है, इतना शायद समझ, उनको अवेयरनेस है बट उसके इर्द गिर्द की समझ नहीं है कि इसके साथ क्या किया जाए। अगर मेरे को लो कॉन्फिडेंस फील हो रहा है एक जगह पे, तो अब मैं क्या करूं कि थोड़ा बेटर फील हो, अपने साथ ही और दूसरों के साथ भी, इन कॉन्फ्लिक्ट विद लेट्स से फैमिली, तो समझते तो थोड़ा कम है, बट हमारी ये होप है शायद इससे बेटर हम समझ पाए। पंकज जी, अब आप इतना सब जान गए हो, आप अगर आपको कभी लाइफ में ज़रूरत पड़े, विल यू बी ओपन टू थेरेपी? यस, 100%। मेरा 2-3 महीना, पिछला 2 साल मेरा बहुत मुश्किलों भरा गुजरा है। अभी 1 महीने 20 दिन 25 दिन पहले माँ का निधन हुआ है और बाबूजी के निधन पे 4 साल में 4-6 महीने तक मैं शब्द मुझे नहीं मालूम था कि मैं डिप्रेस्ड हुआ था, मुझे क्या हुआ था, पर बहुत लो फील कर रहा था, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। माँ के निधन के समय से भी ये चल रहा है,
तो मैं बिल्कुल मतलब कि इसमें कोई संकोच और शर्म की बात नहीं है। इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि जैसे हम सर्दी जुकाम को लेते हैं वैसे ही हमें थेरेपी को और मानसिक बीमारियों को लेना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि स्वीकारना ना कि मुझे मैं गलत महसूस कर रहा हूँ, तो मैं कैसे इसको ठीक करूँ। 99% लोग अपनी भावनाओं को तो लगता है मैं सही महसूस कर रहा हूँ। एग्जैक्टली यही तरीका है महसूस करने का। तो बिल्कुल मैं ओपन हूँ और मैं इसमें कोई और इनफैक्ट इस चाहता हूँ कि थेरेपी, मुझे कोई तो बोल रहा था कल परसों कुछ, ये ट्रेलर देख के फ़ोन किया किसी ने कि यार तुम इंटरव्यू में कभी अगर बातचीत हो तो बोलना कि ये बहुत जगह पे फ्री में भी उपलब्ध है। कि महंगा है। लोग बोलते हैं यार कितने 4000-5000 का एक सेशन लगता है, कौन जाएगा ये फालतू का। तो बहुत संस्थाएं हैं, NGO हैं जो मुफ्त में करती हैं। आप खोजिए इंटरनेट पे मिल जाएंगे कि डेज होंगे, भले कि इस दिन 2 घंटे हैं, आप आए बैठें, साइकेट्रिस्ट से मिलें, बात करें। हम पहले तो ये होता था ना, हम जब इष्ट की परंपरा में कि कुछ मुश्किलात आए तो हम गुरु के पास जाते थे। गुरु शिष्य परंपरा थी। मैं खुद 10 लोगों का गुरु हूँ। मेरे बाबूजी ये थे। तो उसमें चेला सिर्फ भगवान को पाने के लिए गुरु जी के पास नहीं आता था, अपनी समस्याएं लेके भी आता था कि ऐसा है बेटा, मेरी बात नहीं समझ रहा है, या घर में ये समस्या चल रहा है, क्या करें। तो गुरु जी 4 ज्ञान की बातें उसको समझाएंगे। वही थेरेपी की बात है कि स्वीकारो, उसका नज़रिया भी समझो, क्यों ऐसा सोच रहा है, तुम भी ऐसा क्यों सोच रहा है, वो ठीक करो। और फिर एक रिचुअल दे देंगे कि काम करो, उसको सुबह उठ के बोलो सूर्य को जल दे, या तुम एक काम करो कि घर से ब्रह्म बाबा कितने दूर है, मंदिर कितना दूर है, इतना दूर है, तो रोज उसको जाओ, इस दिन ये करो और एक दिन उपवास रखें। आपको मालूम है उपवास भी हार्मोनल बैलेंस करते हैं, मूवमेंट भी वो करते हैं कि आदमी चल के वहाँ तक जाए। तो ये चीज़ें हमारे समाज में थेरेपी का दूसरा रूप था, अन्य रूप में था, उसका नाम कुछ और था। तो और वही है, स्वीकारना, सरेंडर करना, मानना कि हाँ भाई मुझे ज़रूरत है इस चीज़ की, तो क्या है, खुल के मैं एकदम खुल के जाऊंगा और मुझे कोई दिक्कत नहीं। दैट्स सो गुड टू नो। अपने कास्ट के बारे में बताइए, ये बहुत ही अच्छे एक्टर्स हैं। तो नेहा ऑब्वियसली थेरेपिस्ट है, टेल अस अबाउट कास्टिंग। नेहा की तरह थेरेपिस्ट हो तो वैसे रोगी आधा ठीक हो जाए पहले। मैं भी आपके साथ चलूँगा। मिल के ही ठीक हो जाए कि नहीं। सब विलक्षण अभिनेता हैं। मनोज जी और सीमा जी सीनियर हैं हमारी कल सीमा जी से बात भी उन्होंने बोला कि हम इंटरव्यू में ऐसे पर्सनल बातें कर रहे हैं जो आम तौर पे फिल्मी प्रमोशन में नहीं होती हैं, क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा है कि हम खुल के अपने भावों को, अपने कॉन्फ्लिक्ट को, अपने सफरिंग को बता पा रहे हैं। तो गुलशन गिरिजा अचानक अभी नेशनल क्रश बनी हुई है इंटरनेट पे। हमारे लिए तो बेहतरीन अभिनेत्री थी, हम कई सालों से जानते हैं। तो सब सुंदर अभिनेता अभिनेत्री हैं और सबने कमाल काम किया। राइट, बहुत कमाल काम किया। यू नो पंकज जी और इन सब ने अपने आप को प्रूव कर लिया। आप अभी एंटर हो रहे हो। एक पॉइंट आता है जब लालच आ जाती है इंडस्ट्री में कि यू नो कि ये 2 सीन डिलीट कर दो, फिर नेटफ्लिक्स ले लेगा, अमेजोन ले लेगा, ये ले लेगा, वो ले लेगा, बहुत सारे आपको पैसे भी दे देंगे। वो कहाँ आप पर्सनली एक लाइन ड्रॉ करने वाले हो कि ये मेरी क्रिएटिविटी है, ये मेरा बिजनेस है? मतलब इस चीज़ में मैं बोलूँगी कि लाइन ड्रॉ बहुत सारी चीज़ों से होती है ना, कि आप किन तरह के लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं और वो किस तरीके का आपको फीडबैक दे रहे हैं। क्या मुझे ऐसा लगता है हर चीज़ एक तरह से इज़ इन सर्विस टू द स्टोरी। डायरेक्टर डायरेक्ट करता है स्टोरी के लिए, एक्टर एक्ट करता है स्टोरी के लिए, तो जो हमारी सर्विस होती है वो कहानी की तरफ होती है। तो आइडियल सिचुएशन तो यही होगी कि सब अगर कहानी की तरफ एक तरीके से काम करे, वो तो आइडियल है। बट अगर ऐसा नहीं भी होता है, एक बहुत ही ना अडेप्टेबल तरीके होते हैं बोलने की कहानी को, कि बात भी रह जाए और एक आप वो जो डायलॉग से दिक्कत है वो भी नहीं रहेगा, दूसरे तरीके से कह दिया, यू नो। तो मैं तो क्योंकि इतना मेरे को तो 5 साल हो गए, तो मैंने वो अडेप्टेशन इनफैक्ट अजय सर के साथ काम करके और इस टीम के साथ काम करके वो समझी है मैंने, जिसको मैं अब यूज़ करना चाहूँगी और मैं और भी समझना चाहूँगी, क्योंकि मैंने अभी इतना काम नहीं किया कि मुझे अभी समझ में आए कि किस तरीके से। बट हाँ, ये ज़रूर है कि जब आप इन लोगों के साथ काम करते हैं आपको समझ में आता है कि एक पर्सपेक्टिव है। उस पर्सपेक्टिव को सच्चाई से कहने का बस एक तरीका मिल जाए।
पंकज जी, नॉट जस्ट पलक को, और भी यंग क्रिएटर्स राइटर्स जो है, आप क्या कहेंगे? क्योंकि एक है बिजनेस भी करना है, सबके साथ भी रहना है और सबके साथ भी काम करना है, ओटीटी के साथ भी काम करना है। ये इट्स नॉट अ रिबेलियस थिंग कि हम खुद रिलीज करेंगे, इट्स मोर ऑफ व्हाट वुड यू टेल देम? ये मोर ऑफ डेमोक्रेटिक की और पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं? हाँ, ये अजय ने रिस्क लिया, अजय का निर्णय है। पर अगर ये फॉर्मेट सक्सेसफुल होता है तो बहुत सारे ऐसे क्रिएटर होंगे जो देखिए, रील बनाना आसान है और सस्ता है, अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर लिए और गाना चुन के डाल दिए। टेक्नोलॉजी ने वो साधन दे दिया कि हर कोई अपना 1 मिनट का एक पिक्चर बना ले। लेकिन जब आप एक सीरीज बनाते हैं तो उसमें बहुत खर्च है, राइटर, डायरेक्टर, लोकेशन, बढ़िया क्रू, बढ़िया टेक्निकल टीम, तो वो मुश्किल काम है और बड़ा काम है। तो उसके लिए जैसे आपने इनिशियल बोला था कि टीवी आया, ओटीटी आया, अब एक और ये प्लेटफॉर्म को हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं कि इसकी पॉसिबिलिटी और रीच कहाँ है। रीच बहुत बड़ी है, तो क्या पता एक नया वेन्यू भी खुले। और क्रिएटर बहुत है, टैलेंट की कमी है। पलक जैसे अभी 1000 लेखिकाएँ इसी मुंबई में स्ट्रगल कर रही होंगी। तो अगर ये चीज़ बनेगा तो लोग के लिए खुलेगा कि चलो भैया हम यहाँ बना के डालते हैं। एंड ऑफ द डे एक स्टोरी टेलर को, एक टैलेंट को अपना काम दिखाना है, उसको दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए। तो वो उस तरीके से मैं देखता हूँ, ये कोई विरोध और किसी का ये नहीं है। हाँ, यहाँ फ्रीडम थोड़ी ज़्यादा है कि क्रिएटिव हेड उतने नहीं हैं। आपको जो समझ में आया वो करें और फिर देखते हैं। राइट, यू नो, आपका पंकज जी एक यार्डस्टिक क्या, आप कैसे देखते हैं लोग क्या देखना चाहते हैं? मैं बताता हूँ, मैं जब बिल्डिंग से नीचे उतरता हूँ, मेरा वॉचमैन हमेशा यूट्यूब देख रहा है। कभी वो वैष्णो देवी के गाने सुन रहा है, कभी वो कोई शो देख रहा है। वो मेरा यार्डस्टिक है। मैं कभी उसको करेक्ट नहीं करता हूँ कि ये तो पायरेटेड देख रहा है या ये तो क्या देख रहा है, बट मुझे एटलीस्ट एक समझ में आता है कि वो क्या देख रहा है। फिर आप ऑटो में बैठो, ऑटो वाला कुछ देख रहा है, ये मेरा मुझे समझ में आता है लोग क्या देख रहे हैं। आपका यार्डस्टिक क्या है? आप कहाँ देखते हैं? क्योंकि आप जहाँ पहुँच जाते हैं फिर ये सब मुश्किल है ना। आप ऑटो में तो नहीं जाते हैं? नहीं, आज ऑटो में ही आया हूँ यहाँ। ऑटो में ही आया, इनके सामने ही उतरा हूँ मैं। अच्छा, ठीक है। तो आप इसका एक उदाहरण मैं देता हूँ। आप यूट्यूब पे सॉन्ग्स देखिएगा ना, गानों के व्यूवरशिप में, ग्लोबली बोल रहा हूँ, सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबली 20 मोस्ट पॉपुलर गानों में ना शायद 3 या 4 भोजपुरी के होंगे। आई एम श्योर, या नंबर्स में, इंस्टाग्राम पे भी। क्यों? क्योंकि वो इंस्टाग्राम तो रील में, यूट्यूब पे व्यूवरशिप गाना देखने सुनने में, और भोजपुरी फिल्मों की अवस्था ठीक नहीं है, उसके व्यूवरशिप उतने नहीं है या कम है। क्योंकि एक श्रमिक जो वही बिल्डिंग का वॉचमैन है या कहीं कोई काम कर रहा है, मान लीजिए कारपेंटर है, उसको 8-10 घंटे लकड़ी बनानी है, वो यूट्यूब पे ऑडियो लगा दिया है और एक ही गाना लूप पे 30 बार बज रहा है, तो वो नंबर से एक आदमी ने तो 500 बार एक ही गाना सुन लिया। तो मैं भी देखता हूँ, अक्सर देखता हूँ कि लोग देख रहे हैं। आप समझो ना, आप ज्ञान की डिजिटल दुनिया बदली है ना, कि आपको क्या चाहिए, बिल्कुल। आप टाइप कर दो, आपको उतने मिल जाएंगे उसके बारे में कि आप थोड़े दिन बाद एल्गोरिथम वही बेचता रहेगा कि आप परेशान हो जाओगे। जो कुकिंग क्लास देख रहा है, मेरी पत्नी वो देखती हैं, डॉग्स से उनको बहुत लगाव है, तो उनके वीडियो भरा हुआ है, उनकी दुनिया डॉग्स के आसपास ही भरी हुई है। तो कोई खाना बनाना देख रहा है, कोई थेरेपी देख रहा है। आप चले जाइए इंटरनेट पे और थेरेपी से संबंधित डालिए और वहाँ नंबर्स देखिए, क्रिएटर का भी और व्यूवरशिप का भी, तो समझ में आएगा कि कितने लोग हैं जो मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं और इससे निकलने का राह यूट्यूब पे खोज रहे हैं। ऑनलाइन थेरेपी, ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं, सिर्फ फूड सर्च नहीं हो रहे हैं और ये लोकेशन, लोग अपनी परेशानियों को भी सर्च कर रहे हैं। हाउ इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो पंकज जी, ये तो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगला हम देखेंगे कब आपको स्क्रीन पे? मिर्ज़ापुर मूवी बन रही है, मिर्ज़ापुर फिल्म बन रही है, उसमें देखेंगे। और मोस्टली उसके पहले पारिवारिक मनोरंजन हिमांशु शर्मा, अली अब्बास ने प्रोड्यूस की है, अदिति राव हैदरी और मैं हूँ। बड़ी प्यारी सी स्वीट सी कहानी है, मुझे वो भी कहानी बड़ी अच्छी लगी थी। वो शूट हो चुकी है, पोस्ट चल रहा है जी, 2-3 हफ्ते में रेडी हो जाएगी फिल्म। नाइस, तो वो आनी है। जाइए, जाते जाते बताइए व्यूअर्स को ये कहाँ देखना है, कब से देखना है, कैसे देखना है, आप दोनों। पंकज जी, आप। हाँ, परफेक्ट फैमिली, ये हमारा नया सीरीज़ है जो कि जार के सीरीज चैनल, जार सीरीज यूट्यूब चैनल पे आएगा 27 को शाम में 5 बजे। और आप 2 एपिसोड बिल्कुल मुफ्त में देख सकते हैं, कोई भी जो यूट्यूब जिसके पास है।
उसके बाद अगर आपको अच्छा लगा और कंटिन्यू करना चाहते हैं तो 59 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन है उनका, और फिर 30 दिनों तक ये सीरीज़ आपके पास रहेगी। पूरे के पूरे 6 एपिसोड आप अपने सारे स्क्रीन पे देख सकते हैं, दोस्तों को दिखा सकते हैं। इन्होंने लिखा है, पलक बाम्बरी, ये क्रिएटर हैं उसकी, और मैं प्रेजेंटर हूँ। मैं सपोर्ट कर रहा हूँ अजय को और इस सीरीज़ को। आप देखें, आई एम श्योर अच्छा लगेगा। ग्रेट पलक, बेस्ट ऑफ लक। Thank you. कांट वेट टू वॉच, और भी आप काम करोगे तो कांट वेट टू वॉच। एंड आई एम सो ग्लैड टू पंकज जी मेड यू सिट, आपसे भी मुलाकात हो गई। थैंक यू। नहीं, हम आपके आभारी हैं कि आपने हम बोला कि भैया ये हम चाहते हैं, आप भी स्वीकृति दिए। क्योंकि क्या है ना, मीडिया में भी प्रॉब्लम होती है ना, लेखक ज़्यादा क्यों नहीं आते हैं कि यार कौन सुनेगा, कौन देखेगा, क्यों नहीं देखेगा। आप दिखाना तो शुरू करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेद व्यास तो यही है। ये एक एक्सक्यूज है कोई। हाँ। ये एक एक्सक्यूज है, बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच। नहीं, रोहित थैंक भाई। यू पंकज जी, थैंक यू सो मच।